हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं पीरियोडिक प्रॉपर्टी विच इज नोन एज इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। तो याद रखना है कि इलेक्ट्रॉन अफिनिटी प्रॉपर्टी ऑफ द एटम है, टेंडेंसी ऑफ द एटम है, इन विच एटम विल ट्राई टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन इन इट्स आउटर मोस्ट शेल। देखते हैं यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। द टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन इन इट्स आउटर मोस्ट शेल टू बिकम स्टेबल इज नोन एज इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। तो जब भी कभी कोई एटम इलेक्ट्रॉन गेन करना चाहेगा, इलेक्ट्रॉन को अपने आउटर मोस्ट शेल में गेन करना चाहेगा, तो उसकी इस प्रॉपर्टी को हम इलेक्ट्रॉन अफिनिटी कहते हैं। अब याद रखना है कि आपका एटम इलेक्ट्रॉन गेन क्यों करता है। तो ऐसे एटम जिनके आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स 5, 6 या 7 हो। फिर से कहता हूं, ऐसे एटम जिनके आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन या तो 5 हो या 6 हो या 7 हो, वो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन मतलब नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव करने के लिए इलेक्ट्रॉन्स गेन करते हैं, ताकि उनके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएं और वो क्या हो जाएं, वो स्टेबल हो जाएं। जैसे आपको एग्जांपल याद रखना है, क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन हैं। अगर इसे अपना ऑक्टेट पूरा करना हो तो वो 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा। ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन, उसे अपना ऑक्टेट आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे करने हो तो उसे 2 इलेक्ट्रॉन गेन करना होगा। इसी प्रकार आपके पास अगर नाइट्रोजन एटम हो तो उसके आउटर मोस्ट शेल में होते हैं 5 इलेक्ट्रॉन और उसे अपने आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन गेन करने होंगे। तो फिर से हमें वही कहना चाहिए कि जब भी कभी आपके किसी भी एटम के आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स 5 हो या 6 हो या 7 हो, तो वो नोबल गैस के जैसा कॉन्फ़िगरेशन अचीव करने के लिए अपना अष्टक ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेते हैं, गेन करना चाहते हैं, और इसी टेंडेंसी को, इसी प्रवृत्ति को हम इलेक्ट्रॉन अफिनिटी कहते हैं। हिंदी में इलेक्ट्रॉन अफिनिटी को इलेक्ट्रॉन बंधुता कहा जाता है, और इन शॉर्ट इलेक्ट्रॉन अफिनिटी को हम EA से डिनोट करते हैं। तो याद रखिएगा, EA जो है वो क्या है, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी है, हिंदी में इसे इलेक्ट्रॉन बंधुता कहते हैं। अब सुन लीजिए कि जब भी कभी कोई एटम इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो वो बदले में एनर्जी लूज करता है, और इस रिलीज्ड एनर्जी को, इस लॉस्ट एनर्जी बाय द एटम को हम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कहते हैं। फिर से बोल रहा हूं, when any atom gains electron, it releases energy. This released energy is called electron gain enthalpy, which is denoted by delta EGH। तो ध्यान देना है, जब भी कभी कोई एटम इलेक्ट्रॉन गेन करेगा 1 या 2 या 3 जितने भी वो गेन कर रहा हो, तो ऐसा पाया गया कि इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद वो एनर्जी रिलीज करता है। इलेक्ट्रॉन ले रहा है, एनर्जी देगा, और इस रिलीज्ड एनर्जी को हम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कहते हैं, जिसको हम शो करते हैं सिंबल डेल्टा EGH से। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि जो डेल्टा H है उसका मतलब होता है एंथैल्पी चेंज। डेल्टा H क्या होता है, एंथैल्पी चेंज, और यहाँ पर लिखा हुआ है EG का मतलब होगा इलेक्ट्रॉन गेन। तो एंथैल्पी चेंज ड्यूरिंग इलेक्ट्रॉन गेन वुड बी कॉल्ड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ये चीजें हो गई। अब सुन लीजिए, क्योंकि यहाँ पर जब भी आपका एटम इलेक्ट्रॉन गेन करेगा वो एनर्जी लूज करता है, और हमने ये नोटेशन पढ़ा हुआ है पहले भी कि अगर आपका एटम एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा हो तो एनर्जी को हम पॉजिटिव अज्यूम करते हैं, प्लस साइन से शो करते हैं, और जब आपका एटम एनर्जी लूज करेगा तो उसे हम नेगेटिव अज्यूम करते हैं, मतलब उसे हम नेगेटिव साइन से शो करते हैं। तो यहाँ लिखा है, electron gain enthalpy is the energy released when atom gains electron, so delta EGH is negative। तो जैसे मुझे लिखना हो डेल्टा EG ऑफ एनी एटम A, तो वो लिखूंगा मैं -50। तो माइनस क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि माइनस साइन जो है वो इंडिकेट करेगा कि एनर्जी रिलीज हुई है। याद रखिएगा, यहाँ पर माइनस का अर्थ ये नहीं है कि वो लेस देन 0 है, यहाँ पर माइनस का अर्थ ये है कि वो एनर्जी रिलीज हुई है। अगर यहाँ पर एनर्जी होती और वो प्लस होती तो हम ऐसा मानते कि वो एनर्जी एटम ने एब्जॉर्ब किया। यहाँ माइनस साइन है, तो माइनस साइन देख के आपको ये अज्यूम करना है, ये समझ जाना है कि 50 किलो जूल पर
मोल एनर्जी जो होगी वो एटम ने रिलीज किया होगा। एटम एनर्जी रिलीज करता है तो उसको हम नेगेटिव साइन से शो करते हैं। अब सुन लीजिए, एटम ए के लिए वैल्यू क्या है -50 किलो जूल पर मोल, और एटम बी के लिए डेल्टा EGH कितना लिखा हुआ है -300 किलो जूल पर मोल। ये एग्जांपल है, समझाया जा रहा है, देखिए ध्यान से। तो ये -50 है और ये -300 है। इसका अर्थ ये नहीं है कि -300 एनर्जी लेस है या -50 एनर्जी मोर है। इसका अर्थ ये हुआ कि जब एटम ए एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो वो 50 किलो जूल एनर्जी रिलीज करेगा। यहाँ पर मोल लिखा हुआ है, मतलब एक मोल एटम जब एक इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे तो 50 किलो जूल एनर्जी लूज होगी। वैसे ही यहाँ पर बी के लिए क्या लिखा हुआ है, किलो जूल पर मोल, मतलब जब 1 मोल ऑफ एटम्स बी, देखिए मोल लिखा हुआ है ना, तो व्हेन 1 मोल ऑफ एटम्स बी इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे तो 300 किलो जूल एनर्जी रिलीज होगी। दोनों केस में यहाँ पर 50 किलो जूल एनर्जी लूज हो रही है, यहाँ 300 किलो जूल एनर्जी लूज हो रही है। तो कहाँ पर ज्यादा एनर्जी लूज हुई, इन केस ऑफ एटम बी, कहाँ कम हुई, इन केस ऑफ एटम ए। आपको सिर्फ वैल्यूज चेक करना है। तो क्वेश्चन ये आएगा कि सर माइनस साइन का क्या करना है, तो माइनस साइन सिर्फ और सिर्फ इस बात को इंडिकेट करने के लिए है कि ये दोनों एनर्जी रिलीज की गई हैं बाय द एटम। एटम दोनों एनर्जी को लूज कर रहा है, सिर्फ एनर्जी लूज हुई इसलिए यहाँ पर माइनस साइन आया है। ये मत सोचिए कि ये वाली वैल्यू हाई वैल्यू है, ये वाली वैल्यू लो वैल्यू है। जैसा कि हम पढ़ते हैं नंबर लाइन में कि जो वैल्यू नेगेटिव हो वो लेस देन 0 होगा। यहाँ पर बात लेस देन 0 की नहीं हो रही है, यहाँ नेगेटिव साइन सिर्फ इसलिए आ रहा है कि वो एनर्जी एटम ने रिलीज की है। एक बात और याद रखिएगा, किसी एटम की इलेक्ट्रॉन अफिनिटी को हम चेक कर सकते हैं, हम कंपेयर कर सकते हैं उसकी डेल्टा EGH की वैल्यू से, मतलब इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू की हेल्प से, इस वैल्यू की हेल्प से हम ये जान सकते हैं कि किस एटम के लिए इलेक्ट्रॉन अफिनिटी हाई होगा और किस एटम के लिए इलेक्ट्रॉन अफिनिटी लो होगा। याद रखना है कि जिस एटम के लिए इलेक्ट्रॉन अफिनिटी हाई होगी वो एनर्जी भी ज़्यादा लूज करेगा, और जिस एटम के लिए इलेक्ट्रॉन अफिनिटी कम होती है वो एनर्जी भी कम लूज करता है। जैसे एटम ए ने एनर्जी कम लूज किया और यहाँ पर एटम बी ने एनर्जी ज़्यादा लूज किया हुआ है, तो जिसने एनर्जी ज़्यादा लूज किया है, माइनस को मत देखिए, वो तो सिर्फ ये दिखा रहा है एनर्जी लूज हुई। आप सिर्फ वैल्यूज पर ध्यान दीजिए, ये 50 है, ये 300 है। 300 है मोर एनर्जी, 50 किलो जूल है लेस एनर्जी। तो जिसने लूज किया होगा मोर एनर्जी उस एटम के लिए इलेक्ट्रॉन अफिनिटी हाई होगी, और जिस एटम ने लूज किया होगा लेस एनर्जी उस एटम के लिए आपकी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी भी कम होगी। तो यहाँ पर बी ने लूज किया है मोर एनर्जी, बी के लिए इलेक्ट्रॉन अफिनिटी हाई होगा। ए ने लूज किया है लेस एनर्जी, तो ए के लिए इलेक्ट्रॉन अफिनिटी भी लो होगा। याद रखना है कि इलेक्ट्रॉन अफिनिटी को हम बैलेंस करते हैं, एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन अफिनिटी को हम कंपेयर करते हैं विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू से। और ये जो वैल्यूज होती हैं इनको हम यूजुअली शो करते हैं या तो किलो जूल पर मोल में या फिर किलो कैलोरी पर मोल में। जो यूजुअली तरीका है वो है या तो किलो जूल में शो करना या किलो कैलोरी में शो करना। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, जब आपका कोई एटम X इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो वो बन जाएगा X माइनस। आपको पहले पढ़ाया जा चुका है कि जब भी कभी एटम इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो वो क्या बन जाता है, एनायन। इलेक्ट्रॉन लूज करने पर कैटायन बनेगा और इलेक्ट्रॉन गेन करने पर वो एनायन बनेगा, ऋण आयन। हिंदी में एनायन को ऋण आयन कहते हैं। तो ये बन चुका है, लेकिन इस प्रोसेस के दौरान एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी। तो यहाँ पे क्या आएगा, डेल्टा EGH, मतलब इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी आएगा, और चूंकि एनर्जी रिलीज हुई है तो उसकी वैल्यू होगी बट वो नेगेटिव साइन के साथ होगी। अब देखिए क्या लिखा है, फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। तो ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की वैल्यू को डिक्रीज या इंक्रीज कर सकते हैं, हम उनको डिस्कस करते हैं। तो पहला पॉइंट लिखा हुआ है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। यहां लिखा है इफ ZEF, मतलब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेज इलेक्ट्रॉन अफिनिटी आल्सो इंक्रीजेज। ऐसा क्यों? तो सुनिए, अगर किसी एटम को अपने आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन को गेन करना हो तो उसे उस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करना होगा। मतलब आपका एटम किसी भी इलेक्ट्रॉन को आउटर मोस्ट शेल में तभी गेन करेगा जब उसका न्यूक्लियस, उस एटम का न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करे। अट्रैक्ट करने का मतलब क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगना चाहिए। और आप जानते हैं कूलॉम्स लॉ से
F प्रोपोर्शनल टू क्या होता है Q1 Q2। जितना ज्यादा चार्ज होगा उतना ज्यादा फोर्स ऑफ एट्रैक्शन लगेगा। तो अगर किसी एटम में न्यूक्लियर चार्ज, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा तो आपके एटम के बाहर जो इलेक्ट्रॉन है उस पर लगने वाला एट्रैक्शन फोर्स भी हाई होगा, और एट्रैक्शन फोर्स हाई होने पर इलेक्ट्रॉन को गेन करना आसान होगा। तो जब भी कभी आपके लिए, आपके एटम के लिए इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा तो इलेक्ट्रॉन जिसको हमें गेन करना है उस पर लगने वाला अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा होगा। क्योंकि फोर्स ज्यादा है तो गेन करना इजी होगा, और काम इजी है मतलब जल्दी हो रहा है तो अफिनिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो एट द एंड बात ये हो रही है कि जिस एटम के ऊपर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा उसमें टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन भी ज्यादा होगा, अर्थात उसका इलेक्ट्रॉन अफिनिटी भी ज्यादा होगा। और जैसे जैसे आपके एटम्स पर आगे बढ़ने पर हम आगे बात कर लेंगे, जैसे जैसे आपके एटम पर इलेक्ट्रॉन अफिनिटी बढ़ती है, कहने का अर्थ ये है कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, वैसे वैसे उसकी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी बढ़ती है। फिर से बोलूंगा कि जैसे जैसे आपके एटम्स पर न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, वैसे वैसे उनकी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी भी इंक्रीज होगी। अब हम देखते हैं पॉइंट नंबर 2, यहाँ लिखा हुआ है साइज ऑफ एटम। तो याद रखना है कि इलेक्ट्रॉन अफिनिटी पर साइज का भी बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। अगर आपका एटम लार्ज साइज का होगा तो न्यूक्लियस से जो आउटर मोस्ट शेल है वो काफी दूर होगा, तो आउटर मोस्ट शेल के बाहर जो इलेक्ट्रॉन है जिसको हमको गेन करना है आउटर मोस्ट शेल पर, उस पर लगने वाला अट्रैक्शन फोर्स कम होगा। आपको मालूम होगा कूलॉम्स लॉ, उसमें है F प्रोपोर्शनल टू 1/r²। ठीक है, मतलब अगर डिस्टेंस ज्यादा होगा तो लगने वाला अट्रैक्शन फोर्स कम होगा, और डिस्टेंस कम होने पर लगने वाला अट्रैक्शन फोर्स हाई होता है। तो अगर आपके पास एक लार्ज साइज का एटम हो तो उस केस में ये होगा कि न्यूक्लियस का अट्रैक्शन उस इलेक्ट्रॉन पे कम होगा। कम क्यों है, क्योंकि डिस्टेंस ज्यादा है। डिस्टेंस ज्यादा होने से अट्रैक्शन कम लगेगा, अट्रैक्शन कम है तो गेन करना मुश्किल होगा, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी क्या होगी, कम होगी। तो जब भी आपके एटम का साइज लार्ज होता है तो न्यूक्लियस का अट्रैक्शन कम होगा, अट्रैक्शन कम होने की वजह से इलेक्ट्रॉन गेन करना डिफिकल्ट है, अफिनिटी कम होगी। वहीं अगर आपके पास एटम छोटे साइज का हो, उसका साइज कम हो, तो आपके न्यूक्लियस का आउटर मोस्ट शेल से डिस्टेंस क्या होगा, कम होगा। डिस्टेंस कम है, अगर डिस्टेंस कम है तो फोर्स क्या होगा, ज्यादा, और अट्रैक्शन फोर्स हाई होने पर इलेक्ट्रॉन गेन करना आसान होगा। तो याद रखेंगे जब भी कभी आपके पास एटम छोटा होगा तो उसके लिए अफिनिटी हाई होती है, और एटम बड़ा होने पर, एटम का साइज लार्ज होने पर उसकी अफिनिटी लो होती है। तो अगर हम ये बोलें कि साइज ऑफ एटम हम इंक्रीज करेंगे, जैसे जैसे एटम का साइज बढ़ेगा वैसे वैसे उसकी अफिनिटी कम हो जाएगी, क्योंकि साइज बढ़ने पर क्या होगा, न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट शेल का डिस्टेंस बढ़ेगा। साइज बढ़ रहा है एटम का तो न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट शेल के बीच जो डिस्टेंस है ना वो भी इंक्रीज होगा। डिस्टेंस इंक्रीज होने से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज होगा, और जहां पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता है वहां पे अफिनिटी भी क्या होती है, कम होती है। तो साइज ऑफ एटम बढ़ने से अफिनिटी कम होती है। अब देखते हैं नेक्स्ट, स्क्रीनिंग इफेक्ट। स्क्रीनिंग इफेक्ट को हमने इसके प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। तो ये ऐसा होता है कि किसी भी एटम में न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट शेल के बीच जो शेल होंगे उनके इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चार्ज को, या कह लीजिए न्यूक्लियस के अट्रैक्शन फोर्स को आउटर मोस्ट शेल तक पहुंचने से, आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स तक पहुंचने से ब्लॉक करते हैं, रोकते हैं, एक स्क्रीन बना लेते हैं, एक शील्ड फॉर्म कर लेते हैं काइंड ऑफ, इस इफेक्ट को कि आपके न्यूक्लियस का चार्ज या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आउटर मोस्ट शेल पर नहीं पहुंच पा रहा है। इस फिनोमेना को, इस इफेक्ट को हम स्क्रीनिंग इफेक्ट कहते हैं। अब सुनिए, स्क्रीनिंग इफेक्ट इंक्रीज होने पर इलेक्ट्रॉन अफिनिटी डिक्रीज होती है। तो मान लीजिए किसी एटम में अगर स्क्रीनिंग इफेक्ट हाई होगा, अगर स्क्रीनिंग इफेक्ट अच्छा हुआ, ज्यादा हुआ, तो न्यूक्लियस का अट्रैक्शन आउटर मोस्ट शेल तक नहीं पहुंचेगा या बहुत कम पहुंचेगा। क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम पहुंच रहा है तो टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन भी क्या होगी, कम होगी। अगर टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन कम है मतलब ऑब्वियस होगा कि अफिनिटी भी कम होगी। मैं फिर से बोलता हूं, अगर किसी एटम में स्क्रीनिंग इफेक्ट स्ट्रॉन्ग हो,
अच्छा खासा हो तो न्यूक्लियस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आउटर मोस्ट शेल तक बहुत कम पहुंचेगा। अगर अट्रैक्शन कम है तो टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन, टेंडेंसी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन क्या होगा, कम होगा। अब टेंडेंसी कम है तो अफिनिटी भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। लेकिन मान लीजिए कि अगर स्क्रीनिंग इफेक्ट पुअर हो, एक ऐसा एटम है जिसमें जो शेल के इलेक्ट्रॉन्स हैं बिटवीन जो न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट शेल के बीच जो शेल होंगे उनके इलेक्ट्रॉन अगर स्क्रीनिंग अच्छे से ना कर पाए, उनकी शील्डिंग अच्छे से ना हो पाए, तब न्यूक्लियस का चार्ज या न्यूक्लियस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आउटर मोस्ट शेल तक अच्छा खासा पहुंचेगा, जिससे क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अधिक होने पर, हाई होने पर टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन भी क्या होगा, ज्यादा होगा। और टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन हाई होने पर अफिनिटी भी क्या हो जाएगी, हाई हो जाएगी। तो दोनों कैसे हैं, दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल हैं। अगर स्क्रीनिंग इफेक्ट हाई होगा तो अफिनिटी लो होगी, और अगर स्क्रीनिंग इफेक्ट लो होगा तो अफिनिटी हाई होती है। याद रखना है कि डी और एफ सबशेल के लिए, डी और एफ सबशेल के लिए इलेक्ट्रॉन्स के लिए जो स्क्रीनिंग इफेक्ट है वो पुअर होता है, बहुत कम होता है, नेग्लिजिबल होता है। मतलब वो इलेक्ट्रॉन जो डी या एफ सबशेल में प्रेजेंट होते हैं उनके लिए शील्डिंग इफेक्ट को कॉज करना बहुत डिफिकल्ट होता है, उनके लिए शील्डिंग इफेक्ट, स्क्रीनिंग इफेक्ट पुअर होगा, बहुत कम होगा। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट फैक्टर की, हाफ फिल्ड एंड कंप्लीटली फिल्ड सबशेल। तो याद रखेंगे कि ऐसे सबशेल जो पहले से कंप्लीटली फिल्ड हो या पहले से हाफ फिल्ड हो, आपको पहले बताया गया था कि वो होते हैं मोर स्टेबल। मतलब ये है कि ऐसे एटम जिनके आउटर मोस्ट शेल के सबशेल या तो हाफ फिल्ड हो, आधे भरे हुए हो, या कंप्लीटली फिल्ड हो, पूरे भरे हुए हो, तो वो नॉर्मल से ज्यादा स्टेबल होंगे। क्योंकि ये मोर स्टेबल हैं तो अभी ये इलेक्ट्रॉन गेन करना नहीं चाहेंगे। मतलब ऐसे एटम जिनके आउटर मोस्ट शेल के सबशेल कंप्लीटली फिल्ड या हाफ फिल्ड होते हैं उनमें टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन बहुत कम होती है। क्योंकि टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन कम है, उनके लिए इलेक्ट्रॉन अफिनिटी लो होगी। जैसे एग्जांपल देखिए, सेकेंड ग्रुप में जो एलिमेंट होते हैं उनके लिए कॉन्फ़िगरेशन NH2 होता है। अब यहाँ पर S सबशेल क्या है, कंप्लीटली फिल्ड है। मतलब अब ये स्टेबल है, काफी स्टेबल है, तो ये नहीं चाहेगा इलेक्ट्रॉन को गेन करना। चूंकि इसमें टेंडेंसी टू इलेक्ट्रॉन बहुत कम होगा तो इसकी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी को हम ऑलमोस्ट जीरो मानते हैं, जीरो मान लिया। और इसके लिए अगर आपने फोर्स किया, अगर आप एलिमेंट ऑफ सेकेंड ग्रुप को फोर्स करते हैं इलेक्ट्रॉन गेन करने के लिए, तो इलेक्ट्रॉन तो गेन करेंगे लेकिन एनर्जी लूज नहीं करते हैं, बल्कि एक इम्पॉसिबल प्रोसेस को करने के लिए, एक ऐसी प्रोसेस जो नहीं होनी चाहिए थी उसे आप करवाना चाह रहे हो, तो एनर्जी भी आपको देनी पड़ेगी। मतलब ये जो एटम्स ऑफ सेकेंड ग्रुप होंगे, एलिमेंट्स ऑफ सेकेंड ग्रुप होंगे, ये इलेक्ट्रॉन तभी गेन करेंगे जब आप इनको एनर्जी दोगे। क्योंकि ये एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहे हैं तो इनके लिए डेल्टा EGH की वैल्यू पॉजिटिव आ जाती है। वैसे ही कहाँ पे होगा, 15 ग्रुप में होगा। क्योंकि 15 ग्रुप में जो एलिमेंट्स हैं, मतलब नाइट्रोजन फैमिली, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, उनके लिए कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NH2NP3 होता है। यहाँ पर p सबशेल हाफ फिल्ड है। चूंकि p सबशेल हाफ फिल्ड है तो ये काफी स्टेबल होगा, इलेक्ट्रॉन गेन करना नहीं चाहेगा। इसके लिए इलेक्ट्रॉन अफिनिटी बहुत कम होगी और डेल्टा EGH की वैल्यू भी काफी कम होती है। ये पाया गया कि 15th ग्रुप के लिए जो वैल्यू ऑफ डेल्टा EGH होता है वो 16 ग्रुप और 14 ग्रुप, मतलब एक आगे वाला और एक पीछे वाला, दोनों ही ग्रुप से भी कम होती है। मतलब इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू किसके लिए, 15 ग्रुप एलिमेंट्स के लिए कम होगी। किससे, पीछे वालों से, 14 ग्रुप से, और आगे वालों से भी, मतलब 16 ग्रुप से भी। अब हम देखते हैं 18 ग्रुप को। जो 18 ग्रुप है वो ग्रुप ऑफ नोबल गैसेस है। हमें ये ज्ञात है, हम ये जानते हैं कि नोबल गैसेस जो होते हैं उनका आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट होता है। देखिए कॉन्फ़िगरेशन यहाँ लिखा हुआ है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NH2NP6, इनका आउटर मोस्ट शेल पूरा पूरा भरा हुआ है, तो ये भी इलेक्ट्रॉन गेन करना नहीं चाहेंगे। ये काफ़ी स्टेबल है, हाईली स्टेबल हैं, इलेक्ट्रॉन गेन करना नहीं चाहेंगे,
तो ऐसा माना गया कि इनके लिए भी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी क्या होती है, जीरो। टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन क्या होगी, जीरो होगी। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी भी क्या होगा, जीरो होगा। तो चूंकि इनकी अफिनिटी जीरो है, अगर आप इनको फोर्सफुली इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने पर मजबूर करेंगे तो यहाँ पर ये प्रोसेस तभी पॉसिबल होगा जब आप इस एब्नॉर्मल प्रोसेस को करने के लिए एनर्जी प्रोवाइड करोगे। मतलब आपके 18 ग्रुप के एलिमेंट्स हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ेनॉन इलेक्ट्रॉन गेन कर सकते हैं बहुत डिफिकल्टी के साथ, वो भी तब जब एनर्जी भी आप प्रोवाइड करो, एनर्जी भी आप दो। तो ये इलेक्ट्रॉन भी गेन करेंगे और एनर्जी भी गेन करेंगे। चूंकि ये इस प्रोसेस के लिए एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहे हैं तो डेल्टा EGH क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। लेकिन इलेक्ट्रॉन गेन करने के बावजूद ये हाईली अनस्टेबल होंगे, क्योंकि ये अभी स्टेबल थे, इलेक्ट्रॉन आपने गेन करवा दिया, अनस्टेबल हो गए। क्या हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद ये हाईली अनस्टेबल हो जाएंगे और जैसे ही मौका मिलेगा ये वापस इलेक्ट्रॉन लूज करके नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन या कह लीजिए मोर स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन को अचीव कर लेंगे। अब छोटा सा एक पॉइंट और डिस्कस कर लेते हैं। जब हम किसी पीरियड में लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो आपको याद रखना है कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है। मतलब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होने की वजह से आगे बढ़ने पर इलेक्ट्रॉन अफिनिटी भी इंक्रीज होनी चाहिए। फिर से बोलूँगा, जब हम किसी पीरियड में लेफ़्ट टू राइट आगे बढ़ेंगे, आप अलोंग द पीरियड मूव करोगे तो धीरे धीरे आपके एटम्स पर नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ता है, जिसकी वजह से न्यूक्लियस पर चार्ज बढ़ेगा और एज अ रिजल्ट इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी बढ़ता है। चूँकि चार्ज बढ़ रहा है तो आउटर मोस्ट शेल पर लगने वाला अट्रैक्शन फोर्स बढ़ता है, जिससे टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन बढ़ती है और इलेक्ट्रॉन अफिनिटी भी बढ़ती है। वैसे अगर आप देखें तो अगर आप आगे बढ़ेंगे तो डेल्टा EGH की जो वैल्यू है वो वैल्यू इंक्रीज होगी। डेल्टा EGH की वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज होगी, बट निगेटिव साइन के साथ। बीच में कुछ जगहों पर एबनॉर्मलिटी आएगी, जैसे जो नाइट्रोजन है या बेरिलियम है, इनकी वैल्यूज थोड़ी बहुत ऊपर नीचे होगी, जिनको आप टेबल में चेक कर सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा किसी ग्रुप में ऊपर से नीचे, टॉप टू बॉटम आने पर साइज ऑफ एटम इंक्रीज होता है। आपके एटम का साइज बढ़ता जाता है। जैसे जैसे एटम का साइज बढ़ेगा वैसे वैसे न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट शेल के बीच डिस्टेंस बढ़ जाएगा, जिससे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाएगा। क्योंकि ऊपर से नीचे आने पर साइज बढ़ रहा है और जिससे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो रहा है, इसलिए टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन डिक्रीज होती है और इलेक्ट्रॉन अफिनिटी भी डिक्रीज हो जाएगी। तो हमने ये सीखा कि किसी भी ग्रुप में ऊपर से नीचे आने पर इलेक्ट्रॉन अफिनिटी क्या होती है, डिक्रीज होती है। और जो वैल्यू ऑफ डेल्टा EGH है, वैल्यू ऑफ डेल्टा EGH हमने बात किया था, जिसकी अफिनिटी हाई होगी उसके लिए डेल्टा EGH भी हाई होगा विद नेगेटिव साइन, वैल्यू भी हाई होगा विद नेगेटिव साइन। और जिसके लिए इलेक्ट्रॉन अफिनिटी लो होगी उसके लिए डेल्टा EGH की वैल्यू भी लो होगी बट विद नेगेटिव साइन। तो जब आप ऊपर से नीचे आ रहे हो ग्रुप में, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी कम हो रही है तो डेल्टा EGH की वैल्यू भी डिक्रीज करती है। जो डेल्टा EGH होगा उसकी वैल्यू भी क्या होगी, डिक्रीज करेगी, बट निगेटिव साइन के साथ। ठीक, तो हमने क्या सीखा कि किसी ग्रुप में, किसी पीरियड में आगे बढ़ने पर आपके लिए इलेक्ट्रॉन अफिनिटी इंक्रीज हो रहा है और किसी ग्रुप में ऊपर से नीचे आने पर इलेक्ट्रॉन अफिनिटी डिक्रीज हो रहा है। आगे बढ़ने पर पीरियड में अफिनिटी इंक्रीज होती है, डाउन द ग्रुप अफिनिटी डिक्रीज होती है। बट यहाँ पर बीच में पीरियड्स में जो कुछ ग्रुप मैंने बताए थे आप लोग को, सेकेंड ग्रुप, 15 ग्रुप, 18 ग्रुप, उनके लिए थोड़े बहुत चेंजेस हैं जिन्हें हमें चेक करना होता है।